हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। तो हॉवर्ड गार्डनर का जो बर्थ हुआ था वो पेंसिल्वेनिया में हुआ था 1943 में। और उसके बाद जब उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन करी थी। और उनके जो उस टाइम पे जो उनके ट्यूटर थे वो थे एरिक एरिक्सन। और एरिक एरिक्सन की वजह से इनका जो आगे जो फर्दर जो करियर बना था उनमें एरिक्सन का बहुत ज़्यादा रोल था। और उसके बाद ये उनके साथ ही वहाँ पे थे, काम करते थे और उनके अंडर ये थे, पढ़ रहे थे। प्लस एक प्रोजेक्ट ज़ीरो पे इन्होंने काम किया था जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता है, जिसके बेस पे इन्होंने अपनी आगे थ्योरी भी बनाई थी इंटेलिजेंस की। ये प्रोजेक्ट ज़ीरो जो था वो एक्चुअली हमारी जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, थिंकिंग, लर्निंग, जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, उसी को समझने के लिए ये एक प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर काम करते थे ये। और प्रोजेक्ट ज़ीरो की वजह से ही हॉवर्ड गार्डनर का जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमन कॉग्निशन में जो था वो ज़्यादा होने लग गया था। तो इसीलिए उन्होंने बाद में जाके अपनी जो अपना जो इंटरेस्ट है वो इंटेलिजेंस को समझने में लगाया और उसकी थ्योरी बनाई थी। इनको 1981 में अवार्ड भी मिला था, एक मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप इन सपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट ज़ीरो, इसी प्रोजेक्ट की वजह से। एंड उसके बाद इनकी उस पे आते हैं, इंटेलिजेंस थ्योरी पे आते हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में जब बात की थी तो ये बोलते थे कि जो इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं। मतलब कोई एक इंटेलिजेंस नहीं है, बहुत ही मल्टीपल पर्सपेक्टिव है इंटेलिजेंस के। उसको हम एक पर्टिकुलर जैसे जी फैक्टर हो गया या एक कॉमन चीज़ में नहीं डाल सकते। तो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात हमने पहले भी की थी, तो उसी चीज़ को ये कह रहे थे कि इनका मानना भी यही था कि इंटेलिजेंस जो है वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है और वो सारे के सारे हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, बट डिपेंड करता है कि किसके अंदर कौन सी टाइप की इंटेलिजेंस ज़्यादा है और कौन सी कम है। और आईक्यू को वो कहते थे कि आईक्यू जो है ना वो इंटेलिजेंस नहीं होता है। आईक्यू का मतलब ये नहीं है कि कोई जिसका आईक्यू बहुत हाई है वो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव पर्सन है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। प्रोडक्टिविटी और आईक्यू का आपस में लेना देना नहीं है। So, according to him, intelligence is a psychological potential to process information that can be activated in a cultural setting to solve problems or to create products. तो ये क्या कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एक बायोलॉजिकल प्लस साइकोलॉजिकल दोनों प्रोसेस को मिला के होती है। इंटेलिजेंस सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल भी है, साइकोलॉजिकल भी है। बायोसाइकोलॉजिकल पोटेंशियल है हम सबका, हमारी कैपेबिलिटी है कि हम इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से प्रोसेस कर पाते हैं अपने अपने कल्चरल सेटिंग के अंदर। तो कल्चर का भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया यहाँ पे कि हम अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को कितने अच्छे से समझ पाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं और उसी को यूज़ करके कैसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कैसे नए नए सॉल्यूशंस निकालते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं नई नई चीज़ें। तो उसको इन्होंने इंटेलिजेंस बोला हुआ है। तो इंटेलिजेंस इनके अकॉर्डिंग कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, ये बहुत सारी अलग अलग एंटिटीज़ हैं और ये बहुत अलग पर्सपेक्टिव है हर एक एंटिटी के। तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस वाली जो अपनी थ्योरी दी हुई थी, इसमें भी इन्होंने पहले 8 टाइप की थ्योरीज दी थी, 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी, बाद में 9 हो गई थी, इसमें एग्जिस्टेंशियल भी ऐड हो गई थी। तो अब इसको 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस बोलते हैं। So, to qualify as an intelligence, the particular capacity under study was considered from multiple perspective. तो ये किसी की भी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखते थे। मतलब इसमें बायोलॉजिकल साइंस का भी यूज़ होता था, लॉजिकल एनालिसिस भी यूज़ होता था, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का भी यूज़ करते थे, एक्सपेरिमेंटल का भी करते थे, साइकोमेट्रिक का भी। तो हर तरीके से अलग अलग पर्सपेक्टिव से किसी पर्सन की इंटेलिजेंस को स्टडी करना इनका तरीका था इंटेलिजेंस को समझने के लिए। The potential for brain isolation by brain damage, its place in evolutionary history। तो क्या क्राइटेरिया थे, कहते हैं कि कैंडिडेट की इंटेलिजेंस के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो एक तो पोटेंशियल होता है ब्रेन आइसोलेशन बाय ब्रेन डैमेज, कि कैसे हम ब्रेन में कुछ चेंजेस करके अगर हम देखें जिससे पता चल सके कि उनकी फंक्शनिंग में क्या फ़र्क आया है। तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आ गया यहाँ पे। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव था कि एवोल्यूशन से क्या चीज़ चलती आ रही है, क्या चेंजेस हैं जो हमारी हिस्ट्री में भी मिलते हैं। कोर ऑपरेशंस क्या है, हमारे मेन बेसिक ऑपरेशंस क्या है।
एनकोडिंग कैसे होती है हमारे अंदर इंफॉर्मेशन, हम कैसे उसको समझते हैं, एनकोड करते हैं। डेवलपमेंटल प्रोग्रेशन मतलब जैसे जैसे हम डेवलप होते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग जो एग्जिस्ट करते हैं जो बिल्कुल ही अलग होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं, या तो बिल्कुल ही जो कहते हैं कि मेंटली डिसेबल होते हैं, या बहुत ही जीनियस होते हैं जिनको प्रोडिजीज बोलते हैं। उनका क्या, उनकी इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क होता है। सपोर्ट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से सपोर्ट लेके और साइकोमेट्री फाइंडिंग से, ये सारी चीज़ों के थ्रू इन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो बनाई थी। So Gardner initially formulated a list of 7 intelligences, then he added naturalistic intelligence, and later on he added existential intelligence. तो total 9 intelligences हैं। The first two have been typically valued in school. तो अब इसमें कह रहे हैं कि जो 9 intelligences हैं उसमें से पहली 2 वो हैं जो schools में बहुत प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट 3 वो है जो आर्ट्स में बहुत प्रेफर करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 है उनको पर्सनल इंटेलिजेंस बोला है इन्होंने। और लास्ट में जो 2 ऐड करी गई हैं, नेचुरलिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल, वो रिलेटेड टू एस्थेटिक्स एंड फिलोसफिकल व्यू ऑफ लाइफ है। तो एस्थेटिक मतलब ब्यूटी को कैसे एडमायर करना है, फिलोसफी और फिलोसफी से रिलेटेड है। तो जैसे पहली है लिंग्विस्टिक। तो पहला जैसे इन्होंने बोला कि पहली 2 ऐसी हैं जो स्कूल्स में बहुत प्रेफर करते हैं। तो स्कूल में कौन सी प्रेफर करते हैं, एक तो आपकी जो वर्बल एबिलिटी होती है, किस तरीके से आप आंसर बना सकते हो, कैसे आप लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हो, कैसे आप लिख सकते हो, तो लिंग्विस्टिक हो गई। दूसरी होगी लॉजिकल मैथमेटिकल, आप किस तरीके से अपने सम सॉल्व कर लेते हो, या आपको जो भी प्रॉब्लम्स दी जाती है उसको आप कैसे सॉल्व करते हो। तो ये लिंग्विस्टिक हो गई, लॉजिकल मैथमेटिकल हो गई, ये दोनों स्कूल्स में बहुत प्रेफर करते हैं। तो लिंग्विस्टिक में क्या एबिलिटी होती है, टू यूज़ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस वन सेल्फ रेटोरिकली और पोइटिकली, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना लैंग्वेज का यूज़ करके, इंफॉर्मेशन को याद रख पाना। राइटर्स, पोएट्स, इन लोगों में ये ज़्यादा होती है ये वाली एबिलिटी। जो राइटर होते हैं, पोएट्स होते हैं, लॉयर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उनमें ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी। तो यहाँ पे वो वर्ड्स का यूज़ करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो स्पोकन हो चाहे वो रिटन हो। और वर्बल लिंग्विस्टिक दोनों एक ही साथ चलती हैं, मतलब बोल के या लिख के किसी भी तरीके से। तो रीडिंग राइटिंग में अच्छे होते हैं ये लोग, स्टोरी मेकिंग में अच्छे होते हैं, चीज़ों को याद रखने में अच्छे होते हैं, डेट्स के साथ, जैसे डेट्स याद होती हैं साथ में ईयर, उसको फिर लिख पाना प्रॉपरली एक स्टोरी की फॉर्म में। तो और ये लोग फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, इनको फॉरेन लैंग्वेजेस बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। और ऐसे लोग आपको किस तरह के प्रोफेशन में मिलेंगे, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, पोइट्स होते हैं, टीचर्स, लॉयर्स, पुलिसमैन, तो ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आते हैं। फिर आती है लॉजिकल मैथमेटिकल, अगेन जो स्कूल में बहुत प्रेफर की जाती है। जैसे कि इसमें क्या है, आप प्रॉब्लम को कैसे एनालाइज कर सकते हो लॉजिकली। जैसे हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, या हमें कोई दूसरे टाइप की प्रॉब्लम दी जाती है जिसमें हमें रीजनिंग करनी होती है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग टाइप की। फिर साइंटिफिक, जैसे जो साइंस बच्चे पढ़ते हैं उसमें जो साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, रीजनिंग, नंबर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें जिसमें होती हैं वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो जैसे जो लोग मैथ में अच्छा करते हैं, जो चेस में अच्छे होते हैं, चेस खेलने में अच्छे होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जिनको अच्छी आती है, या जो न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ में बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छा समझ लेते हैं, बहुत जल्दी से कर लेते हैं। और इस तरह के कौन से प्रोफेशन है जिनमें ये लोग जाते हैं, जो लॉजिकल मैथमेटिकल इसमें अच्छे होते हैं इंटेलिजेंस में, वो उनका जो प्रोफेशन आपको दिखेगा, जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं, फिजिसिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं, लॉजिशियंस होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स, तो ये है। फिर आगे इन्होंने बोला कि इसके बाद जो पहली 2 है वो तो स्कूल्स में प्रेफर की जाती है, नेक्स्ट जो 3 है वो आर्ट्स के लिए अच्छी होती हैं, मतलब आर्ट्स की फील्ड में अच्छी मानी जाती है। जैसे म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, तो म्यूजिकल में क्या होता है, जिसमें आप परफॉर्म करते हो, कंपोज करते हो, अप्रिशिएट कर पाते हो किसी की म्यूजिकल स्किल को, आप समझ पाते हो म्यूजिक की टोन को, उसकी पिच को, उसकी रिदम को समझ पाते हो। तो इसमें आपका सिंगिंग पार्ट भी आ जाता है, तो थोड़ा सा इसमें लिंग्विस्टिक भी इन्वॉल्व है क्योंकि इसमें सिंगिंग भी आ जाता है, प्लस आपकी जो सेंसिटिविटी होती है साउंड को लेके, रिदम को लेके, टोन को लेके, वो भी हाई होती है।
तो ऐसे लोगों की जनरली पिच अच्छी होती है, दे हैव अ गुड पिच, दे आर एबल टू सिंग, दे आर एबल टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत अच्छे से प्ले कर लेते हैं, म्यूजिक बना भी लेते हैं, उनकी ऑडिटरी सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। तो ऐसे प्रोफेशंस आपको कौन से वाले मिलेंगे जो इस तरह के लोग होते हैं, किन प्रोफेशन में मिलेंगे? जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, सिंगर्स होते हैं, फिर जो जॉकीज वगैरह होते हैं, ओरेटर्स होते हैं, राइटर्स, कंपोजर्स होते हैं जो, तो ये सारे म्यूजिकल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक मतलब बॉडी की मूवमेंट से रिलेटेड हो गया। तो जो जिनके अंदर पोटेंशियल होता है अपनी बॉडी को बैलेंस कर पाने का, तो वो अपनी बॉडीली मूवमेंट्स को इतने अच्छे तरीके से बैलेंस करते हैं जिसमें मस्कुलर मूवमेंट आ जाती है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ आपको इसका, जो जैसे जिम्नास्ट होते हैं वो लोग किस तरीके से अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं, एथलीट्स होते हैं जिसमें अपनी बॉडी का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डांसर्स हो गए, इसमें म्यूजिशियंस हो गए, एक्टर्स भी इसी में आ जाएंगे बॉडीली काइनेस्थेटिक, क्योंकि एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं वो। सर्जन्स हो गए क्योंकि उन्हें भी अपनी बॉडी को बहुत बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है वाइल डूइंग सर्जरी। डॉक्टर्स हो गए, बिल्डर्स, पुलिस ऑफिसर्स, तो जिनकी मतलब बॉडीली स्ट्रेंथ और मस्कुलर मूवमेंट बहुत ज़रूरी है जिनके अंदर, और इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो अच्छी होती है इन लोगों की। इनको एक्टिंग करना, परफॉर्म करना अच्छा लगता है, चीज़ें बनाना, बिल्डिंग टाइप का काम करना अच्छा लगता है, और ये सारे करियर्स हैं जो मैंने आपको बताया इसके अंदर आता है। तीसरा है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब आपको स्पेसिस का आइडिया हो जाता है कि कितना नेविगेशन करते टाइम, मतलब कितना दूर है, कौन सी डायरेक्शन है। तो जैसे जो पायलट्स होते हैं, नेविगेटर्स होते हैं, उनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। तो दे कैन रिकॉग्नाइज, एक पर्टिकुलर जगह को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, वो वाइड स्पेसिस को मैनिपुलेट कर पाते हैं वाइल दे आर ड्राइविंग और वाइल दे आर फ्लाइंग अ प्लेन। तो वो पायलट्स में, नेविगेटर्स में हो गया, कन्फाइंड स्पेसेस को समझ पाते हैं अच्छे से। स्कल्प्टर्स भी इसमें आ जाएंगे, आर्किटेक्ट्स आ जाएंगे, चैंपियनशिप चेस प्लेयर्स भी आते हैं इसमें। तो ये स्पेशल इंटेलिजेंस होती है। द एरिया डील्स विद स्पेशल जजमेंट एंड द एबिलिटी टू विजुअलाइज विद माइंड्स आई। तो विजुअलाइज कर पाते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे तो ऐसी इतनी जगह लगेगी, इतना दूर होगा, एक तरह का मैप बना पाते हैं, कॉग्निटिव मैप बहुत अच्छे से। तो इस टाइप के करियर्स आपको जो लोग दिखेंगे वो इसमें, जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं, डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, ये लोग पजल्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो ये तीन जो थी हमने पढ़ी वो आर्ट से रिलेटेड है। उसके बाद जो उसके बाद कह रहे हैं जो नेक्स्ट टू आएगी वो पर्सनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, पर्सनल इंटेलिजेंस से। तो नेक्स्ट टू यानी कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे की बात को समझ पाना, इंट्रापर्सनल मीन्स अपने आप के साथ ही। तो इंटेलिजेंस कंसर्न विद कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन एंड मोटिवेशन एंड डिजायर्स ऑफ अदर पीपल। तो दूसरे की बात को समझ पाना, उसके डिज़ायर्स को समझ पाना, उसकी मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड कर पाना। तो एजुकेटर्स होते हैं, जैसे जो एजुकेट करते हैं लोगों को, उनके पर्सपेक्टिव को समझ के। सेल्स पीपल होते हैं, रिलीजियस पीपल होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं इसमें, जो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ पाते हैं। तो ये दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं और इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो जनरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, क्योंकि वो दूसरों से बात करना पसंद करते हैं और वो बड़े सेंसिटिव होते हैं दूसरों के मूड्स को लेके। उनको समझ में आ जाता है जब सामने वाले की फीलिंग या टेम्परामेंट में कोई चेंज होता है। कोऑपरेटिव होते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं आराम से, एम्पथाइज कर पाते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को एम्पथाइज कर पाते हैं। तो ये अच्छे टीम लीडर्स अच्छे बनते हैं ये लोग। एंड देन दे टिपिकली लर्न बेस्ट बाय वर्किंग विद अदर्स। तो दूसरों के साथ डिस्कस करते हुए या डिबेट करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। तो इसमें जो करियर सूट करते हैं वो है सेल्स पर्सन, पॉलिटिशियंस, मैनेजर्स, टीचर्स एंड सोशल वर्कर्स। तो आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे करियर हैं जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली एक ही इंटेलिजेंस होने से आपका करियर डिसाइड हो जाता है। करियर के लिए आपके अंदर 2-3 इंटेलिजेंसेस की ज़रूरत होती है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ओवरलैप हो रहा है। फिर इंट्रापर्सनल आ जाती है। इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप को समझ पाना, तो अपनी खुद की फीलिंग को अप्रिशिएट कर पाना, अपने फियर्स एंड अपने मोटिवेशंस को समझ पाना।
हैविंग एन इफेक्टिव वर्किंग मॉडल ऑफ आवर सेल्व्स, अपने आप को हाईएस्ट पोटेंशियल तक कैसे पहुंचाना है इस चीज़ को समझ लेना। तो इसमें इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व होता है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव कैपेसिटीज इन्वॉल्व होती हैं। पीपल विद इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर इंट्यूटिव, ये लोग इंट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि अपने आप से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ दूसरे से, और ये इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव मतलब इंट्यूशन पे ज़्यादा काम करते हैं, और इनको बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की, और दे कैन प्रिडिक्ट देयर ओन रिएक्शंस एंड इमोशंस। और कौन से करियर्स होते हैं इनमें, जैसे फिलोसोफर्स होते हैं जो अपने आप के बारे में, अपने ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताते हैं। साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ह्यूमन के बिहेवियर को समझ जाते हैं। फिर राइटर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, इस तरह के लोग हो गए। फिर लास्ट में जो दो ऐड हुई हैं जो एक्स्ट्रा, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल, ये वाला इन्होंने बोला है जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ये एस्थेटिक की तरफ है। एस्थेटिक मतलब ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की, तो नेचर की ब्यूटी को, क्योंकि नेचुरलिस्टिक है तो नेचर हो गया, नर्चरिंग हो गया, एनीथिंग रिलेटेड टू नेचर सराउंडिंग। तो कोई नेचर को अगर अप्रिशिएट कर पाता है, अपने आसपास के न्यूमरस स्पीशीज़ को अप्रिशिएट कर पाता है अपने आसपास की नेचर को, तो वो उसके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। जैसे इसमें फार्मर आ जाते हैं और गार्डनर्स आ जाते हैं जो एक्चुअली में इन चीज़ों के साथ काम करते हैं। फिर एग्जिस्टेंशियल आ जाती है। एग्जिस्टेंशियल मतलब जो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि एग्जिस्टेंस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का क्या कॉज है, क्या रीज़न है। और इसमें फिलोसोफर्स तो ऑब्वियसली आते हैं क्योंकि फिलोसोफर्स का मेन एम भी ये होता है एक तरीके से कि अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को समझ पाना। तो इसमें वो करियर्स आ जाते हैं, जैसे कॉस्मोलॉजिस्ट आ जाते हैं, फिलोसोफर्स आ जाते हैं, इस टाइप के लोग। तो अकॉर्डिंग टू गार्डनर ईच ऑफ दीज इंटेलिजेंसेस हैज अ स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। तो ये कहते हैं ये सारी ही इंटेलिजेंस ऐसी हैं जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। और कुछ ऐसी इंटेलिजेंस है जिनको मिक्स करके एक कुछ करियर्स होते हैं जो जिसमें लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिनके अंदर 2 या 3 इंटेलिजेंस का मिक्सअप है। तो ये यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अपनी थ्योरी में बताई हैं। और गार्डनर का व्यू ये भी था इसमें कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि एकेडमिकली या लिंग्विस्टिकली उनमें वो वाली इंटेलिजेंस हो जो स्कूल में प्रेफर की जाती है। तो इसलिए जो स्कूल का जो एक असेसमेंट का तरीका होता है वो उस तरीके से होना चाहिए जिसमें हर एक तरह की इंटेलिजेंस को असेस किया जाए, ना कि सिर्फ वो वाली इंटेलिजेंस जो पर्टिकुलरली स्कूल से रिलेटेड है। जैसे सिर्फ लिंग्विस्टिक ना चेक करी जाए या सिर्फ लॉजिकल मैथमेटिकल को ना चेक किया जाए। तो इसमें एक असेसमेंट इस तरह की होनी चाहिए स्कूलों में जहाँ पे लोगों की अलग अलग एबिलिटीज़ को चेक कर सकें। और कुछ बच्चे होते हैं जो पर्टिकुलर एक चीज़ में अच्छे नहीं होते, जैसे अगर हम ADD का एग्जांपल ले, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होता है जिनको, या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनमें अगर एकेडमिकली वो अच्छा नहीं कर पा रहे तो उनके अंदर कोई और एबिलिटी नहीं होगी। तो इनकी थ्योरी से यही पता चलता है कि अगर किसी पर्सन में एक टाइप की एबिलिटी नहीं है तो हो सकता है उसमें बाकी 9 में से कोई ना कोई एबिलिटी तो होगी। तो हमें उन एबिलिटीज़ को ढूंढना चाहिए। कई बार हम गलत जॉब भी ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ पे हम अपने आप का पूरा यूज़ नहीं कर पाते, तो उस केस में हमें अपने आप को एक तरीके से इवेलुएट करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी एबिलिटी है, कौन सी जॉब हमें उसके अकॉर्डिंग सूट करेगी। तो इस तरीके से इनकी थ्योरी प्रैक्टिकली बहुत ऑपरेशनल है, मतलब आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। इसकी इवैल्यूएशन में क्या बोला गया है थ्योरी में, एक तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है इनकी थ्योरी में कि लर्निंग में इनकी थ्योरी बहुत काम आती है। जैसे जब टीचिंग और लर्निंग मटेरियल तैयार होता है तो उसमें कुछ चीज़ों में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की यूज़ होता है, कुछ चीज़ों में मैथमेटिकल का, कुछ में स्पेशियल का। तो उस चीज़ का काफ़ी इनकी मतलब बहुत एप्लीकेबल थ्योरी है इनकी, बहुत ज़्यादा, तो जिसको हम एक्चुअली में यूज़ कर सकते हैं। फिर मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं तो वो अलग अलग केसेस में अलग अलग हमारी इंटेलिजेंसेस यूज़ हो सकती है। तो किसी केस में हम एक पर्टिकुलर टाइप की इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं, तो उसी के बेस पे हम लर्निंग मटेरियल भी तैयार कर सकते हैं जिसमें हम मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम हर एक इंटेलिजेंस का यूज़ करें, ताकि सिर्फ ऐसा ना हो कि जो सिर्फ एक टाइप की इंटेलिजेंस में अच्छा है स्टूडेंट उसी को समझ में आए, बाकी को ना आए। तो लर्निंग मटेरियल तैयार करने में और लर्निंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज तैयार करने में इनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्रिटिसिज्म क्या है, क्योंकि क्रिटिसिज्म हर थ्योरी का होता ही है, तो इनकी थ्योरी में भी
कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज करा है, जैसे कि कुछ कह रहे हैं कि इनकी थ्योरी जो है वो इवैल्यूएट नहीं की जा सकती है, उसको इवैल्यूएट करने के लिए इनफ मेजरमेंट मॉडल्स नहीं है। कुछ ये बोलते हैं कि हमें डाउट है ऐसा कि इन्होंने इंटेलिजेंस की जगह पे एबिलिटीज़ के बारे में बात की है, तो इनके अकॉर्डिंग ये जो बोल रहे हैं ये इंटेलिजेंसेस नहीं है, ये लोगों की एबिलिटीज़ है। तो कुछ लोग ऐसे डाउट करते हैं। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मान लो सपोज कोई अगर डेफ है और फिजिकली अनकोऑर्डिनेटेड है, तो क्या हम उसको अनइंटेलिजेंट बोल देंगे क्योंकि उसके अंदर ना तो लिंग्विस्टिक होगी ना म्यूजिकल होगी। तो अगर किसी के अंदर ये 4-5 चीज़ें एब्सेंट हो जाती हैं या वो डिसेबल है जिसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो क्या हम उसको टोटली अनइंटेलिजेंट बोल देंगे? पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ज़ीरो इंटेलिजेंस वाला भी हो। तो कुछ ऐसे क्रिटिसिज्म हैं इस थ्योरी में भी, लेकिन फिर भी एट द एंड इस थ्योरी की जो भी इसके अंदर कहा गया है वो देखने में एक्चुअली में मिलता है। क्योंकि जब हम म्यूजिकल एबिलिटी की बात करते हैं या हम प्लेइंग चेस की बात करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हम काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ अपनी इंटेलिजेंसेस का यूज़ करते हैं। तो ये थी गार्डनर की थ्योरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।